जी सर। आते सवाल 3-4 जरूर आते हैं। बायो पोल्यूशन, जियो पोल्यूशन, डिवीजन पॉइंट्स। जियो प्रदूषण का मतलब वही होगा कि ऐसा जो इन्वायरमेंट में जिसकी जरूरत नहीं है वो एंट्री कर जाए, बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दे। जो प्रदूषण, ये तुमने कहा अनवांटेड कोई भी हो, जी सर। चाहे वो बायोलॉजिकल चीज हो, चाहे केमिकल हो, चाहे फिजिकल हो, अनवांटेड कोई भी चीज अगर इस वातावरण में, पर्यावरण में पहुंच जाता है तो होगा क्या, ये किसी जीव को वातावरण क्या हो या पर्यावरण जो है वो रिसोर्स कंडीशन नहीं दे पाएगा। बस समझ में? अब लिखिए वायु पोल्यूशन में लिख लीजिए रोग कारक सूक्ष्म जीवों से संक्रमित कर मनुष्यों, फसलों, फलदायी वृक्षों व सब्जियों का विनाश करना जो प्रदूषण है। मनुष्यों, फसलों, फलदायी वृक्षों व सब्जियों का विनाश करना जो प्रदूषण है। इसको लिखा एक थोड़ा सा लिखिए 1846 में लिखेगा नहीं, इसको सिर्फ बता देते हैं क्या हुआ कि 1846 में क्या हुआ कि इसमें अंदर जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी की वजह से, अच्छा हम आपसे बता चुके हैं कि जीन विविधता सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है किसी प्रजाति को बचाए रखने के लिए। जी सर। पता है क्यों? क्योंकि अगर जीन की विविधता किसी जीव के अंदर है, मान लिया जैसे A, B, C, D, E, F जो भी है, जीन बहुत सारे, तो किसी भी प्रकार का वातावरण बंद होगा वो सब एडजस्ट हो जाएंगे ना, या किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव होगा तो दूसरा वाला जीव उसको सर्वाइव कर देगा, मनुष्य को या जीव को। तो क्या हुआ, और जीनेटिक यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक तरह का जीव होना, यानी यहाँ पर जैव विविधता आलू के अंदर नहीं था, ब्रिटेन के अंदर, तो क्या हुआ, कोई भी एक सूक्ष्म जीव आया, पूरे आलू को, पूरी फसल को तबाह कर दिया। और पहले बहुत ज्यादा खाने पीने का स्रोत बहुत सारे तो थे नहीं। क्या हुआ, 10 लाख लोग हो गए उसी बायो पोल्यूशन की वजह से। चाहे लिख सकते हो 1946 में 18 क्या लिखा आपने, 1846 में यूरोप में जीनीय एकरूपता के कारण यूरोप में आलू की समस्त फसल नष्ट हो गई। 1846 में यूरोप में जीनीय एकरूपता के कारण यूरोप में आलू की समस्त फसल नष्ट हो गई, जिससे 10 लाख लोग की मृत्यु हो गई।
सन, एक में यूएसए मैगजीन सन के फोटो संपादक बॉब स्टीवेंस ने 2001 में यूएसए मैगजीन सन के फोटो संपादक बॉब स्टीवेंस की एंथ्रैक्स से मौत हो गई। जिसके बाद शब्द बायो टेररिज्म इस्तेमाल किया गया। बायो टेररिज्म यानी सूक्ष्म जीव से टेररिज्म फैलाना, आतंकवाद फैलाना। जैसे कोरोना को अगर मान लिया किसी को लेबोरेटरीज में अगर बनाया है तो क्या है? बायो टेररिज्म। कोरोना का जो जीव विषाणु था अगर लेबोरेटरी से बना के छोड़ा गया मान लिया तो ये बायो टेररिज्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मारे। तो जब किसी सूक्ष्म जीव के से जब मनुष्य को नुकसान पहुंचाया जाए, फलों को नुकसान पहुंचाया जाए, क्रॉप्स को किया जाए, तो ये बायो टेररिज्म, इसी को बायो पॉल्यूशन। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। जो प्रदूषण के माध्यम से घातक रोग जैसे एंथ्रैक्स होता है। जो प्रदूषण के माध्यम से घातक रोग, एंथ्रैक्स, प्लेग, चेचक, बटुलाइनम एक बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया एक होती है, वो अपने अंदर पॉइजनस चीज होता है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बटुलाइनम। जैसे आपने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होती है? खाद्य, ये सर कोई मतलब जिसमें हानिकारक तत्व होते हैं खाने में। हानिकारक तत्व नहीं, हानिकारक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम बटुलाइनम। ठीक है, तो वही है बटुलाइनम। फूड पॉइजनिंग होता है सर। बटुलाइनम चेचक प्रमुख है। जो प्रदूषण यही मोस्टली ज्यादा है। ठीक है, देख लीजिए। अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम बता रहे हैं कि दुनिया में कब सूक्ष्म जीवों को एक जैव हथियार के रूप में दुनिया ने इस्तेमाल किया। सूक्ष्म जीव को दुनिया ने एक जैव हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे स्पेन कंट्री है, मैक्सिको के ऊपर बायो टेररिज्म का इस्तेमाल किया। लंदन ने, यूरोप ने, जैसे यूरोप के लंदन ने क्या किया? नॉर्थ अमेरिका पहले कॉलोनी थी ना जी सर, इन्होंने जब कंट्रोल से निकलने लगे तो यूरोप को लंदन ने क्या कंबल बंटवा दिया। अब कंबल में क्या था? एंथ्रेक्स के विषय।
एंथ्रैक्स के विषम और जब फेंका वहाँ भेजा कंबल ओढ़ो तो सोची भैया क्या है ओढ़ो ओढ़े तो फिर लियो सवेरे जग गए जिस तरह से इस्तेमाल किया फिर कंट्रोल आ ही नहीं रहे थे तो कंट्रोल है तो कह ये तो कब कब किया है वो तो लिखते हैं लिख लीजिए जो प्रदूषण के माध्यम से नहीं रोगाणुओं का प्रयोग जो हथियार के रूप में प्रयोग किया गया रोगाणुओं का प्रयोग जो हथियार के रूप में प्रयोग किया गया पहला पॉइंट लीजिए कब किया गया क्योंकि पहला 1519 में स्पेन की सेना ने मैक्सिको में चेचक के वायरस फैला दिया आधी पॉपुलेशन चेचक से मर गई 1519 स्पेन की सेना मैक्सिमम में चेचक के वायरस जब फैला दिए तो चेचक से सब आगे हो गए जीवाणु दिखता भी नहीं विषाणु दिखता भी नहीं किसी को मारा भी नहीं आगे लिख लीजिए 1554 से 1567 के बीच 1554 से 1567 के बीच ब्रिटेन की आर्मी ने चेचक के मरीज का कंबल नॉर्थ अमेरिका में भेजवा दिया चेचक होती है ना तो कौन सी चेचक कंबल भिजवाया कौन सा कंबल था जिसमें चेचक के पेशेंट ओढ़ते थे तो चेचक का जो पेशेंट मरीज होता था उस कंबल में खूब चेचक के क्या थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ भिजवा दिया नॉर्थ अमेरिका क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कॉलोनी किसकी थी ब्रिटेन की ठीक है कंट्रोल में नहीं है वही अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हो गया क्रांति अमेरिकी क्रांति शुरू हुई तो कैसे क्या करें भाई किसी और चीज से मारते तो दुनिया ह्यूमन राइट चिल्लाती तो उन्होंने कहा चल लो कंबल जाना पड़ रहा है कसके और जब गए तो ये सोची कि भैया सरकार छिप गई लोग कंबल बढ़िया ओढ़ने की मिल गया फिर उसमें पहले कंबल ओढ़ो अब तो थोड़ा गरमाओ फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ओढ़ा और उसके बाद उठाए ओढ़ने नहीं लिख लीजिए 1939 से 1945 ये समय क्या हो रहा है वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड में जापान की आर्मी ने चीन के कुछ क्षेत्र पर प्लेग का पिस्सू छोड़ दिया पिस्सू यानी कि वही जो जू होते हैं प्लेग का पिस्सू होता नहीं जो जुआ होता है ना उसको छोड़ दिया ज़ीनोफिला च्योपिस नाम होता है उसका जूलॉजिकल नाम लेकिन उसको क्या देखो समझ गए किसने छोड़ दिया जापान में स्पेन में किसने छोड़ दिया मैक्सिको पे ब्रिटिश लंदन में किसने छोड़ दिया नॉर्थ अमेरिका पे जापान ने कहाँ छोड़ दिया चाइना में बाकी दुनिया में सब छोटे छोटे पॉकेट में वो भेजते रहते वो अलग पार्सल आ गया अब सोचो भैया कि चलो कुछ मिल गया सब लोग मिलकर खोले
उसमें कहीं घड़ी बढ़िया लंदन से आई है, और लंदन जो खोले उसी में थोड़ा सा वायरस छोटे, उस वायरस को दिखाई पड़ेगा, वो तो चमका तो बिल्कुल सबसे अरे और उसी में क्या नाम है, किसी बैक्टीरिया वायरस को जैसी है, और खोले पूरा सा ये चीज होता है। ये वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही जबरदस्त हाई लेवल का जब षड्यंत्र होता है इस तरह का। वही 50 लाख का घड़ी भी तो मिल रहा है साथ में, आदमी खबड़ा गया 50 लाख के चक्कर में, और जैसे खोला देखा अगले 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक पता मिलेगा ना, धीरे धीरे उसका इफेक्ट होगा। चलिए आगे, अब लिख लीजिए बायो रेमेडिएशन, जैव उपचार, ये खूब पूछा जाता है। बायो रेमेडिएशन ये क्या है, कौन बताएगा? हिंदी में सर जैव उपचार। सर जैसे एंटीडोट या वो बनाना किसी भी वायरस के, उसका वही बायो रेमेडिएशन क्या होता है? वैक्सीन सर, वैक्सीन जैसे कह सकते हैं, क्योर ढूंढना उसका वायरस का। वैक्सीन तो आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा कर रही है, बायो रेमेडिएशन आपके अंदर एंटीबॉडीज बना रही है ना, एंटीबॉडीज बनाने के बाद आपको इंफेक्शन से लगता है। बायो रेमेडिएशन का मतलब हुआ जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषण है, इसको हम क्या करेंगे? रासायनिक भौतिक तरीके से इसको खत्म करते हैं। अगर हम किसी प्रदूषक को किसी जीव के माध्यम से प्रदूषक को जो खत्म कर देते हैं, उसी को ठीक किसी जीव के माध्यम से, सूक्ष्म जीव के माध्यम से अगर प्रदूषक को हम खत्म कर दें तो क्या होगा? बायो रेमेडिएशन। जैसे आपने देखा कि समंदर के अंदर शिप जा रही है, और शिप जा रही है तो इसका मतलब हुआ पानी, मान लिया शिप के अंदर से जितना डीजल पेट्रोल था वो पानी के अंदर चला गया, तो समंदर के ऊपर पूरी तरह से फैल गया ना, लेयर फैल गया। तो ये जल प्रदूषण हुआ कि नहीं प्रदूषण हुआ? अब अगर मान लिया इसकी छनाई करो, केमिकल मेथड से इसको प्रदूषण को खत्म करो, तो बड़ा टफ समय लगेगा, कॉस्ट लगेगा, बहुत समय लगेगा, और कितना करोगे इस समंदर के अंदर फैल गया। लेकिन क्या हुआ, एक जैसे बैक्टीरिया है ऑयल ज़ैपर, ये हाइड्रोकार्बन को तोड़ देते हैं। ऑयल ज़ैपर क्या है? ये 4 अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया, 4 अलग प्रकार के स्पीसीज बैक्टीरिया के हैं, इससे मिलकर बनाया। ये क्या किया जाता है? बैक्टीरिया को उसमें छोड़ दिया जाता है। बैक्टीरिया कोई इसे 4-10 किलो थोड़ी है, वो तो थोड़ा डाल का तो कुछ पता ही लगा क्या। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इस तेल को ऊपर जो भी पड़ा हुआ है सबको खा जाएगा। तेल की पूरी सफाई हो गई ना? किसके माध्यम से किया गया? जीव के माध्यम से। पॉल्यूटेंट को खत्म कर देना ही बायो
रिवेडिएशन इसका। समझ गए बात? एक छोटा सा एग्जाम्पल है अल्जाइमर, बनवारी लाल ने बनाया, इंडियन साइंटिस्ट है, बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट, बहुत अच्छा प्राइज मिला। बनवारी लाल। आप खुद सोचिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो शिप की हो रही है समुद्र से हो रही है, जितने फॉसिल फ्यूल समुद्र से हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपको अभी बताया कि सबसे ज्यादा जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण से हो रहा है, ऑयल से। बैक्टीरिया को डाल करके मल्टीप्लाई करके साफ कर दिया, खत्म कर दिया। कितना बढ़िया। तो लिख लीजिए जैव प्रदूषण क्या लिखा आपने? कुछ नहीं सर। जैव उपचार। अब लिख लीजिए जैव उपचार, बायो रेमेडिएशन। पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने के लिए, पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव उपचार कहलाता है। ठीक है। अब लिख लीजिए जैव उपचार की तकनीक को जैव उपचार के क्या लिखा? जैव उपचार की तकनीकी को दो भिन्न दृष्टि से विभक्त किया गया है। किया गया? विभक्त किया गया है। पहला जैसे स्थल के आधार पर Institute Bio इंस्टीट्यूट और एक्सटीट्यूट to bio remediation. देखिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का दो तरीका हमने बताया था। ठीक है, क्या क्या बताया था? इनसे तो है। पहले तो बताया था इन विट्रो और इन जी सर। इन विट्रो क्या है? इन विट्रो मतलब उसको चारों तरफ से जैसे कि बाड़ वगैरह लगा के किसी एक सर इसमें सीधे जीवों को न बचाकर उसके वैज्ञानिक तो सब वैज्ञानिक है, आर्टिफिशियल तरीके सीधे जीवों को नहीं बचाया जाता है। इसको एक बार आप समझा दो तो क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा हर जगह IVF फर्टिलाइजेशन नाम सुना होगा।
IVF सर जैसे DNA वगैरह का निकाल के नहीं तो नहीं लिखा, IVF लिखा होगा ना। जैसे आपने देखा होगा कि जिसी महिला को प्रेगनेंसी की अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, IVF फर्टिलाइजेशन किया जाता है। देखो ये है, जैसे आपने देखा कि क्या चीज़ सर? बताना है इसको मैं हटा दूंगा। जैसे आपने देखा ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है, ओवरी। ओवरी। ये क्या है, ओवरी। ये क्या है, ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस एक ऐसी जगह है कि यहां पर आर्टिफिशियल साइंटिस्ट ने अभी बना दिया है, क्योंकि यहां पर बच्चे के ग्रोथ होने के लिए वो सारी कंडीशन मौजूद है। इसको कभी लेबोरेटरी से अभी बनाया नहीं जा चुका। अच्छा ये देखिए, जो किसी ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जब कोई एग किसी स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तब क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट जब बन जाएगा यही तो डिवाइड होकर के क्या बनेगा, बेबी बनेगा। तो सबसे पहले तो ये एग और स्पर्म का फ्यूजन होना चाहिए। एग और स्पर्म का फ्यूजन कहाँ होता है, सवाल नहीं भाई, फैलोपियन ट्यूब में होता है। समझ गया मेरी बात, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। समझ गया, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद एक कोशिका जाइगोट की है, ये प्रोलिफरेट करेगा 1 से 2 से 4 16 से 32 सेल का स्टेज जैसे ही होगा, ये कहां पर, गर्भाशय, इसी को यूट्रस है। यहीं पर बेबी का ग्रोथ होगा। समझ गए? अब देखो, ये एक ऐसी जगह है जिसको साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी से अभी तक नहीं बना, क्योंकि क्या कंडीशन इसमें रहता है, क्योंकि यही पूरी तरह बेबी को ग्रोथ होने के लिए ये कंडीशन है। अब मेरी बात, अगर कोई माँ है जिसका फैलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम, तो होगा क्या, यहाँ पर ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करते हैं, ये किया जाता है, ये ट्यूब लेते हैं,
माता का एग लेते हैं, इससे एग लेते हैं, पिता का स्पर्म लेकर के इससे फ्यूज करा देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक। इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, डिवीजन शुरू हो जाता है, और 16 से 32 सेल के स्टेज जैसे ही होता है, इसको ला करके देखो ये क्रिया क्या नेचुरल हो रही है? सिर्फ ओवा को किसी स्पर्म को फर्टिलाइज करने के लिए ही तो आर्टिफिशियल किया जा रहा है। इसी को आपने हर जगह आईवीएफ नाम हर जगह लिखा होगा, आईवीएफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर ये चीज यहां वाली प्रॉपर होती, यहां फैलोपियन ट्यूब दिक्कत है, तब क्या आईवीएफ का है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है? अगर किसी माता का यूट्रस में प्रॉब्लम, तो बेबी ग्रोथ करेगा, माता गर्भाशय उसका सपोर्ट नहीं करता, तो क्या होगा? ओरिजिनल माता और पिता के एग को लेकर के दिया जाएगा, और क्योंकि माता का यहां प्रॉब्लम है, ये दूसरे माता के यूट्रस में डाल दिया जाता है, सरोगेसी। ये फिनोमेना सरोगेसी। आईवीएफ क्या है? ये प्रॉब्लम। सरोगेसी क्या है? समझ गए मेरी? आईवीएफ का मतलब है विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहां हमने बताया बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के दो तरीका है, इन विट्रो, विट्रो और इन विवो। इन विट्रो और यहां बताइए आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है? आर्टिफिशियल। इसका मतलब है यहां पर जो बायोडायवर्सिटी होगी आर्टिफिशियल तरीके से, जी सर। और इसमें ये होगा जीन बैंक हो जाएगा, स्पर्म बैंक हो जाएगा, ओवा बैंक हो जाएगा, डीएनए बैंक हो जाएगा। ओरिजिनल में इन सीटू, एक्स सीटू, इन सीटू में ओरिजिनल जगह पर और एक्स सीटू पर आर्टिफिशियल। ओरिजिनल जगह नहीं होती, उसको प्राकृतिक आवास को संरक्षित कर दिया। उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो बायो रेमिडिएशन होता है, ये जो होगा आईवीएफ अगर हो रहा है तो किस में प्रॉब्लम है मदर के? फैलोपियन ट्यूब, यानी फ्यूजन नहीं हो पा रहा। आईवीएफ को अगर सरोगेसी की प्रॉब्लम है तो क्या है, किसमें प्रॉब्लम आएगी? यूट्रस को दूसरे मदर को। समझ गए बात? दोनों क्लियर हो गए। इसी तरह सारी बायोटेक्नोलॉजी उसको क्लियर हो गया। अब देखिए इन सीटू और एक्स सीटू रेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन। अब लिख लीजिए इंस्टीट्यूट में लिख लीजिए जैव उपचार तकनीकी का प्रयोग, जैव उपचार तकनीकी का प्रयोग इंस्टीट्यूट में लिख लीजिए जैव उपचार तकनीकी का प्रयोग प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है।
क्लियर? मैंने कहा जो उपचार इन सिटू में लिख दिए, इन सिटू में जो उपचार तकनीकी का प्रयोग प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है, एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन, एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर किया जाता है। ठीक है? प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पे ले जाकर किया जाता है। जैसे देखिए बायो रेमेडिएशन है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या, इसमें क्या होता है? जैव उपचार। हाँ, तो इसको कैसे, क्या बताओगे इसके बारे में? इसमें सर जो मतलब किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा जो प्रदूषक है उसको खत्म करने की जो तकनीक है वो बायो रेमेडिएशन। ये कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है जहां पर प्रदूषित क्षेत्र है, प्रदूषित क्षेत्र जहां पर है वहीं पर ले जाकर के बायो रेमेडिएशन किया जाता है, वहीं पर सूक्ष्मजीव का प्रयोग करके खत्म कर दिया जाता है। एक्स-सिटू में क्या कर रहे हैं? मान लिया प्रदूषित चीज है कोई, उसको कहीं दूसरी जगह ले जाकर, समझे बात? जाहिर सी बात है ये लार्ज स्केल का जो होगा वहां पर इंस्टीट्यूट होगा। जैसे समंदर का पानी, अब समंदर के पानी भी तो ले नहीं जा सकते हो, तो क्या करेंगे हम वहां पर इंस्टीट्यूट बायोरेमेडिएशन कर देंगे। जब कोई छोटी चीज होगी वो प्रदूषित हो, मान लिया जैसे कोई चीज है, एंथ्रेक्स की पुड़िया मिल गई या किसी बायोटेररिज्म के रूप में इस्तेमाल की कोई जीव मिल गई, उसको हम जानते झोले में रख के ले जाएं और सूक्ष्म जीव के हवाले करके उसको खत्म कर दें। दो तकनीकी हुई, इंस्टीट्यू RX। आगे लिख लीजिए, इसके जो डिविजन से कोई मतलब नहीं। सर जो ऑयल जो मतलब प्रदूषण जो कम करते हैं, ऑयल ज़ेपर ये इन सिटू में आएंगे। इन सिटू में देखिए, जाहिर सी बात है समंदर के अंदर पूरी ऑयल गिर गई है, अब जाहिर सी बात वहां क्या करोगे? समंदर का पानी तो उठाने नहीं जाओगे, आपने वहीं पर क्या किया? ऑयल ज़ेपर नामक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, और बैक्टीरिया क्या करेगा? बड़ी तेजी से 1-2 डिवाइड करके बहुत सारे एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया बन करके पूरे उस समंदर के ऊपर जो तेल है, सारे तेल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, छाट। तो सर इन सिटू एक्स-सिटू का मतलब हुआ कि जो प्रदूषित चीज है उसको कहीं पर ले जाकर किया जाता है। जैसे मान लिया मैंने कहा कोई ऐसी चीज आपको मिल गई, जैसे कोविड अगर जैसे हो गया है, मान लीजिए कोविड को भी मतलब आप एक्स-सिटू से नहीं इन-सिटू से कर सकते हैं। उसको कोविड का लेके थोड़ी जाओगे भाई, कोविड को नहीं, जैसे आपने देखा, जैसे आपको कैसे आपके पास पार्सल में एंथ्रेक्स का कोई पुड़ी आ गई या कोई लिफाफा आ गया, और आपको खतरा ये हुआ कि साहब इसमें कोई बायो टेररिस्ट वाली चीज है, कोई खतरनाक विषाणु जीवाणु है, तो आप क्या करोगे? उसको लेकर के ले जाकर लेबोरेटरीज के अंदर डायरेक्टली क्या करोगे? ऐसे सूक्ष्म जीव से करके समझ, ठीक है? ये चीज है। इन-सिटू एक्स-सिटू का समझ गया मतलब? इन विट्रो समझ गया? इन विट्रो का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल तरीके से। इन विवो का मतलब नेचुरल तरीके से। इसी तरह IVF हर जगह आप देख रहे हो, IVF
आईवीएफ में कब होता है? जब माता की किस चीज में प्रॉब्लम होगी? फैलोपियन ट्यूब सरोगेसी में क्या प्रॉब्लम होगी? यूट्रस क्या प्रॉब्लम है? जितने बड़े बड़े पर्सन लोग हैं, पैसे वाले, जितने बड़े बड़े स्टार, जितने बड़े पैसे वाले, वो सरोगेट मदर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर, जैसे शाहरुख खान। अब सरोगेट का पार्लियामेंट के अंदर लॉ बन गया है। जी सर। कब करेंगे? उसमें वो सब बताएंगे, सब चीजें 21 प्रावधान है कि कितने साल का कर सकता है कौन, और कब कंडीशन कर सकता है, कितनी बार कर सकता है, सब नियम बने हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा क्या नाम है, एक ब्लैकमेलिंग। जी सर, हाँ, इंडिया से, हाँ, जापान वगैरह। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सरोगेट मदर होती है, जो रियल पिता है, जो रियल पिता माता है, सरोगेट मदर के लिए तो देती है 5-10 लाख रुपए देती है। जो मेडिएटर बीच में होता है वो उसको 50,000 दे करके अपना 5.5 लाख। कब कौन करेगा, इससे बहुत ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब आगे बताएं। तो मतलब छोटा सा 2 चीज वैसे आप समझिए। अब लिख लीजिए, ई वेस्ट लिख लीजिए, ई वेस्ट, पोल्यूशन, छोटे छोटे टॉपिक है उसको भी लिखिए। ई वेस्ट क्या होगा? ई वेस्ट पोल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन। बहुत सारे इस समय इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का पोल्यूशन हो रहा है। लिखिए इसमें, उपयोग के बाद बेकार और निरर्थक हो चुके, उपयोग के बाद बेकार एवं निरर्थक हो चुके इलेक्ट्रिकल उपकरण को ई वेस्ट की संज्ञा दी जाती है। उपयोग के बाद बेकार निरर्थक हो चुके इलेक्ट्रिकल उपकरणों को ई वेस्ट की संज्ञा दी जाती है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, मोबाइल बिल्कुल सही, वॉशिंग मशीन, सीडी प्लेयर, आजकल तो रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर, एसी, एक्सेट्रा। हाँ? 2019 में 2019 में दाओस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। 2019 दाओस में, सर दाओस ये स्विट्जरलैंड, दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2050 तक 2050 तक तक 12 करोड़ टन 12 करोड़ टन पर ईयर
ई वेस्ट उत्पादन होने का अनुमान है? ठीक है, लिख लीजिए ई वेस्ट में हानिकारक रसायन, भारी धातु जैसे सीसा, कैडमियम, मरकरी, बेरिलियम, सीसा, कैडमियम, मरकरी से कौन सी बीमारी बताई थी? मरकरी से सर नहीं, हाँ? मिनी माटा। कैडमियम से क्या लिखा है? हाँ? इटाई, बहुत बढ़िया। इटाई। कैडमियम। इसका मतलब आप नोट बढ़िया याद कर लेते, पढ़ के ठीक है, बढ़िया है। जो पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करो। कैडमियम से इटाई, Hg से मरकरी, ये सारे भारी धातु जो होते हैं ये ई वेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। और डायरेक्टली ये कैसे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मनुष्य के अलग अलग बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, क्या लिखा आपने? मरकरी, आर्सेनिक इत्यादि मौजूद होते हैं। आर्सेनिक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? वेस्ट बंगाल। अभी कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? एयर पोल्यूशन है, कैसा पोल्यूशन है ये? वाटर पोल्यूशन, आर्सेनिक। कई बार पूछा, आर्सेनिक इत्यादि। ठीक है, लिख लीजिए एसोचैम, और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल द्वारा काउंसिल, ये दो संस्थाएं हैं। एसोचैम, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल द्वारा 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ई वेस्ट पैदा करने वाले देश में भारत का स्थान 5वां है। और इसको लिखने के बाद एक लाइन पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है? एक लाइन या 2 लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि इसको आगे करंट से अपडेट कर दिया जाए। जब एग्जाम जो भी आए उस लाइन को छोड़ करके 2 लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ इसे लाल पेन से मार दीजिएगा। अभी नया रिपोर्ट आना बाकी है। ठीक, अपडेट करंट से जब करो इसे अपडेट कर दिए, नोट्स आपका मजबूत हो जाएगा। लिख लीजिए, पहला सबसे ज्यादा ई वेस्ट पैदा करने वाला देश चाइना से, दूसरा यूएसए, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, 5वां भारत। तीसरा क्या है? चाइना, यूएसए, जापान, जर्मनी और 5वां इंडिया। ठीक है, अब लिख लीजिए भारत प्रतिवर्ष 20 लाख टन ई वेस्ट पैदा करता है।
ठीक है। और चाइना कितना करता है सर? हैं? चाइना कितना करता है? ऐसे ज़्यादा करता है। बहुत करता होगा, बहुत उसका ऐसे दूध का बहुत। डाटा मेरा तब भी पता नहीं। कितना गुना इसका होगा भाई? देखिए 4-5 पूरा देखिए जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल्स उसका इतना ज़्यादा है तो कम से कम 20-25 गुना करता होगा ज़्यादा, क्योंकि नहीं और भी करता होगा। देखिए पूरे चाहे क्रॉप प्रोडक्शन देख लो, चाहे कोई भी चीज़, जी चाइना का प्रोडक्शन करीब करीब 50% हर चीज़ में सबसे ज़्यादा कर रहा है। और दूसरी बात, चाइना की जीडीपी इकोनॉमी सब जो है वो 10 गुना 12 गुना 15 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो जाहिर सी बात उस हिसाब जी से सर। इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा तो उस हिसाब से भी ई वेस्ट होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही की वजह से तो ई वेस्ट जबरदस्त हो रहा है, जबरदस्त है तो उसमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वेस्ट अब लिख लीजिए ई वेस्ट का प्रभाव 10 मिलियन टन 10 मिलियन टन। अब देखिए 10 मिलियन का मतलब हुआ 1 मिलियन में कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख। और 10 का मतलब करोड़, 5 गुना हो गया कि नहीं? 5 गुना 5 गुना हो गया इसका जो है भारत में। वो अपने आप अंदाजा लगा चीज का उससे 5 गुना 6 गुना इस तरह से हो गया। क्या है ई वेस्ट का ई वेस्ट का प्रभाव लिख लीजिए। ई वेस्ट के सारे में ढेर सारे ई वेस्ट में बहुत सारे खनिज रसायन, ई वेस्ट में बहुत सारे खनिज रसायन, भारी धातुएं, पारा, सीसा, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, पीवीसी, बेरिलियम, पीवीसी क्या बताया? हाँ, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हमने बताया। अच्छा। पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। पीवीसी आदि तत्व पाए जाते हैं, आदि तत्व पाए जाते हैं जो मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण, मानव का स्वास्थ्य और पर्यावरण और दूसरे जीव जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, ई वेस्ट जो होगा मानव और दूसरे जीव जंतुओं को प्रभावित करेगा, प्लस हमारे चारों तरफ के पर्यावरण को प्रभावित करेगा। ठीक है, लिख लो हेडिंग सीसा, सीसा, सीसा ले मिलाने को आता है कि सीसा मतलब प्रभावित कौन करेगा? 4 पोल्यूटेंट देंगे और अलग अलग अंग देंगे, सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करेगा? तो सीसा सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेगा? ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित। कई बार आया था, लिख लीजिए ये ब्रेन और किडनी को ज्यादा प्रभावित करता है। सीसा, ब्रेन और किडनी, गर्भधारण की क्षमता को कमी लाता है। मिलाने क्यों आता है? गर्भधारण की क्षमता को कम करता है। पारा, मरकरी, मरकरी दूसरा मरकरी, HG, मरकरी, सॉरी ये क्या है? ये किसका डोनेशन? बेबी सर
HB क्या देखिए, HB क्या है? HB हीमोग्लोबिन, HG पारा है, HB हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन से हिंदी कुटा तो तुमने ये भी तुम जान लो क्या है, हीमोग्लोबिन से ही है। HG क्या है? पारा। HB हीमोग्लोबिन। सर ये HB है। HG क्या है? पारा। पारा। ठीक है, AG क्या है? ये चांदी। चांदी। पारा लिख लो, पारा लिख लीजिए। ये भी CNS और किडनी को इफेक्ट करता है, CNS और किडनी को प्रभावित करता है। CNS मैं बता रहा हूँ, CNS और किडनी को प्रभावित करता है। ये मिनी बाटा डिजीज करता है। CNS क्या है? देखो, नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है? तीन से मत सोचना, 3 ही प्रकार का होता है। बीच में भी एक और बढ़ जाएगा, इसलिए शुल्क मत जमाना। 3 ही प्रकार का होता है। इसलिए मैं लिख चुका था, उसके कलयुग को एक डिटेल्स तो देना ही था। एक CNS होता है, एक PNS होता है और एक ANS होता है। ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS में क्या चीज आएगी? सेंट्रल में ब्रेन वगैरह। क्या चीज? CNS में 2 चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। CNS अभी हमने बताया कि मरकरी किस पर इफेक्ट करेगा? CNS पर। तो CNS का मतलब हुआ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर के CNS पर। ये दिमाग खोपड़ी है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है? ब्रेन है। इन दोनों को मिलाकर CNS पर। अब देखिए खोपड़ी हम लोग का पीछे रीढ़ की हड्डी में पतला सा तार गया है, ये है। अब ब्रेन अपना मैसेज हाथ तक कैसे ले जाएगा? देखो, हम ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन जो होता है सभी अंगों में, हमारे सभी अंगों में और सभी कार्यों में सामंजस्य बनाता है। जैसे देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं हमारे पैर चल रहे हैं और हाथ कलम लिए, और फिर हमारा जबान भी बोल रही है, तो हमारा पैर भी है, हमारा हाथ भी है, हमारी आंखें भी है, हमारा जबान भी है। इन सभी में सामंजस्य कौन बना रहा है? ब्रेन बना रहा है। हमारा ब्रेन कहता है कि इस कलम को पकड़ो, हमारा ब्रेन कहता है कि उस चीज को बोलो जो यहाँ जरूरत है। जिसका ब्रेन खराब हो जाता है तो कूद के डांस करना शुरू कर दे, तुरंत गाली गलौज शुरू कर दे, क्योंकि ब्रेन के किसी भी अंग में सामंजस्य नहीं होता है, इसलिए चलता चलता चिल्लाने लगता है कस के। जी सर। ब्रेन हल्का कंट्रोल तो है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कूद के वो फिजिक्स या केमिस्ट्री शुरू कर दे, उसके बाद इतिहास शुरू कर दे। तो इसका मतलब है ब्रेन का मेन मकसद शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी कार्य में आपस में सामंजस्य स्थापित करना ब्रेन का मेन फंक्शन है। जी। अब सवाल उठता है, ब्रेन यहाँ है, स्पाइनल कार्ड
रीढ़ की हड्डी पतला सा धागा है, ये अपना मैसेज ब्रेन छोटा सा हमारे हाथ तक कैसे लाता है, हमारी आंखों तक कैसे लाता है। तो देखो इस ब्रेन से नर्व्स निकलेंगे, तंत्रिका तंत्रिका है, इस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेंगे, जो तार जो नर्व ब्रेन से निकला है उसको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व या तार स्पाइनल कॉर्ड से निकला है इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं। पीएनएस में पेरिफेरल का मतलब बाहरी, पेरिफेरल का मतलब बाहरी, पीएनएस में क्या आ जाएगा, यही समझ में बात। सीएनएस में ब्रेन आएगा और अब पीएनएस में क्या आएगा, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। कमीशन पूछता है कि मनुष्य के मानव के अंदर कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होते हैं, सवाल पूछा जाता है, कितनी जोड़ी। कमीशन पूछता है मेढक के अंदर कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, मेढक के अंदर क्रेनियल नर्व की संख्या 10 जोड़ी, मनुष्य के अंदर क्रेनियल नर्व की संख्या 12 जोड़ी। स्पाइनल नर्व की संख्या मनुष्य के अंदर कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। मेढक के अंदर कितना होता है, 10 जोड़ी होती है, क्योंकि सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है इंटर के वो मेढक और मनुष्य का ही पढ़ाया जाता है। मेरी बात समझ गए। अब देखिए तीसरा बात, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तीन प्रकार का नर्वस सिस्टम हुए ना जी सर। सीएनएस में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन और वो होगा स्पाइनल मेरुरज्जु जी सर। पेरिफेरल में क्या होगा, ये कार्नियल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व की संख्या मनुष्य में कितनी, 12 स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी, 31 जोड़ी जी सर। सर ये क्रैनियल नर्व्स जो है वो मेढक में कितना होता है, 10 जोड़ी। अच्छा मेढक में दोनों 10 जोड़ी होते हैं। अब देखो मेरी बात, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक कहते नहीं, ये राज ऑटोनॉमस है, स्वतंत्र। देखा समझ आ गया ना जी सर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है ये जो भी काम करता है सब काम को ब्रेन से इजाजत नहीं लेता है, इंडिपेंडेंट है। अब जैसे देखो ऑटोनॉमिक का मतलब स्वतंत्र। अब देखो जैसे क्या है, हमारे पेट को अगर देखा जाए हमेशा प्रभापुंजन क्रिया होती है कि नहीं होती। अब वो ब्रेन से अगर पूछे कि भैया मरोड़ खाएं या वो करें, पता लग यही दिन भर करते रहे, ब्रेन कहीं नहीं पाएगा, और पता लग कहीं ब्रेन ना दे तो लोग चिपक गए, लोग मसल हमेशा कंट्रैक्शन होता रहता है मसल। ये सब क्रियाएं जो कहीं पर नर्व्स इंडिपेंडेंट पड़ी रहती हैं वो डायरेक्टली इसको हमारे मसल्स को, हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारी रुधिर वाहिनियों की दीवारों को जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं, क्रियाएं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, माइंड और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, समझ गए, दोनों मिलकर ही, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो वो नर्वस सिस्टम समझ गए बात नहीं यार, ब्रेन है। हम क्या कर रहे थे, मरकरी पढ़ाते थे, चलिए यूपीएससी और यूपीएससी, थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा सा खोल देंगे, पूरा 2 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसको सिर्फ ये इसमें थोड़ा सा यूपीएससी से पूछता है कि कितनी झिल्लियां होती हैं, ब्रेन कितनी,
तीर झिल्ली होती है। कौन सा फ्लूइड होता है दो नर्व्स के बीच में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो सब क्लियर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एक बार बताएं पूरी चीज एक चीज में एनाटॉमी से तार पूरा जोड़ दो, पूरा पूरी दिक्कत नहीं। तो आपको मरकरी क्या किया इसमें? मरकरी जो सीएनएस और CNS किडनी को प्रभावित अब नहीं आप करता। CNS जैसे आए तुरंत आपके दिमाग में आ गया बड़ी डिफेक्ट एक क्लास का मर्करी किया है। लिख लीजिए पीवीसी 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 जलने पर पीवीसी क्या होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड था कि नहीं, हमें बताया था। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स पॉलीवाइन जलने पर HCl पैदा करती है। HCl और HCl क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जी सर, एसिड है। फिर होगा ये दिक्कत करेगी, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम पैदा करेगी जो है। लिख लीजिए पीवीसी और पॉलीवाइन पीवीसी बोलिए। और एक को और ज्यादा से लिख दो। कैडमियम्स को किडनी इफेक्ट करेगी, किडनी को करेगी। कैडमियम कैडमियम हटा दे इसको। जी सर। ये पैदा कर देगी सेलेनियम सेलेनियोसिस पैदा करेगी, सेलेनियोसिस करेगी। ये सब कैडमियम बेस है। ये सेलेनियम दूसरा जो आ गया, ये सेलेनियोसिस करेगी। ये बालों को क्षति पहुंचाएगी, गिरा देगी पूरा, आदमी टकला हो जाएगा पूरा। खतरनाक चीज है इस सिचुएशन में। नाखून को भंगुर कर देगी, नाखून जो सफेद सफेद हो जाते हैं ना, भंगुर कर देगी। किसको अब लिख लीजिए ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट? व्हाट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट? लिख लीजिए ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो भी ई वेस्ट डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूजलेस हो गए हैं, उसकी वजह से ई वेस्ट डेवलप हुए हैं, जो डिफरेंट काइंड्स की डिजीज पैदा कर रहे हैं। इसको मैनेजमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है? ई वेस्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप किए, और सबसे पहले साइंटिफिक ई वेस्ट कॉम्प्लेक्स जो डेवलप किए हैं 2005 में भारत सरकार ने। ठीक है, तो लिख लीजिए ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में लिख लीजिए। ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक, लिखिए इसमें पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण बंद पर्यावरण वन 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 तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई वेस्ट मैनेजमेंट संशोधन नियम, ई वेस्ट मैनेजमेंट संशोधन नियम 2018 पारित किया।
2018 अधिसूचित किया। ठीक, ई कॉम्प्लेक्स सीख लीजिए, ई कॉम्प्लेक्स, ई कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए। भारत की प्रथम वैज्ञानिक ई वेस्ट, भारत की प्रथम वैज्ञानिक ई वेस्ट रिसाइकिल यूनिट, रिसाइकिल यूनिट, ई वेस्ट रिसाइकिल यूनिट जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करेगी, जो रिसाइकिल, देखिए रिसाइकिल, और फिर रिसाइकिल के बाद रीयूज करेगी, रिसाइकिल। ये 2005 से शुरू हुआ, 2005 से, ठीक है। कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी, चाहे वो मोबाइल हो, ट्रांजिस्टर हो, कोई भी चीज वो खराब हुई, उसको रिसाइकिल कर देंगे, उसको गला के उसको कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिसाइकिल करने के बाद रीयूज करेंगे, उसको फिर से उसका इस्तेमाल वही चीज बनाने में कर देंगे। तो रिसाइकिल, तो ई कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पहली बात तो ये पूछा जाएगा, ई वेस्ट को रिसाइकिल रीयूज किया जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से भारत में ई कॉम्प्लेक्स का शुरू हुआ 2005। ई वेस्ट मैनेजमेंट आपने देखा होगा कभी फेसबुक वगैरह पे या उसमें जो है दिखाते हैं कि कोई भी चीज होती है, उसको मशीन चलती है, डाल के चले जाते हैं, उसको तो काट के तो पुराना बना देती है। कोई भी चीज, फ्रिज, टीवी, कूलर, कोई भी चीज है, उसमें सिर्फ डाल देते हैं, मशीन तोड़ के लगता है कि वो भूसी बना देती है। अब भूसी बन गई, कुछ जैसा शेप दे दो। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट बाकी ना जी। थोड़ा प्लास्टिक पोल्यूशन, या ऐसा प्लास्टिक ना लिखो, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो जाता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन लिखिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ के विकिरण से, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विकिरण से जनित प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। क्या चीज सर? थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। देखो, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सवाल बताएगा कोई? यूपीएससी पूछा है। क्या चीज पूछा ये है, कोई वेसल है,
कोई चीज रख, कोई वेसल है, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम मान लिया रख दिया गया है, यूरेनियम। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करता है अपने अंदर से? रेडिएशन निकाल रहा है, रेडिएशन निकलता है जिसमें विकिरण, विकिरण में क्या निकाल रहा है? अल्फा, बीटा और यही तो निकालना है। पूछा ये गया है, इसमें आग लगा दिया गया, इसमें आंच दिया जा रहा, आग हो गया। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ को किसी ऊष्मा दिया जा रहा है तो विकिरण की दर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तेज हो जाएगी सर। नहीं हाँ? कितने लोग कह रहे हैं बढ़ेगा, कितने लोग कह रहे हैं घटेगा, कितने लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, हमें नहीं मालूम है क्या चीज, नहीं मालूम। बताइए। लेकिन सर हीट दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, तो बताओ। ये यूपीएससी का ये सब सवाल है। मतलब सर विकिरण में क्या प्रभाव पड़ेगा सर? हीट से लगभग सर कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर यूरेनियम वगैरह नीचे रहते हैं, हाई टेम्परेचर में ही तो खोद के निकालते हैं नीचे। चलिए यूरेनियम को दूसरा कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है जो हाई टेम्परेचर में नहीं रहते, उनको क्या होगा? चलो हाई टेम्परेचर, कोई ऐसी चीज है जो हाई टेम्परेचर में नहीं रहते, उनको बताओ क्या प्रभाव? सर रेडिएशन होगा तो मतलब रेडिएशन तेज होगा, ये कहने का मतलब ना, दर बढ़ेगा। अच्छा, अब देखिए मेरे मेरा सवाल एनालिसिस पे सवाल कभी भूलेगा, जैसे कि पानी है, यूपीएससी सब एनालिसिस करवाएगी, करा रही है, वो नहीं आपने कभी दिखाया क्वेश्चन देख क्या है? पानी है, इसका फार्मूला क्या है? जब ये भाप बनेगा, गरमाओगे तो भाप बनेगा ना, इसका क्या फार्मूला होगा? इसका सर भाप का इसका सर इसका वो भी H2O ही होगा। वो भी H2O होगा भाई, पानी वो भी तो है। हमने यही तो कहा था कि पूरी दुनिया के जितनी नदी है सबका पानी तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और एटमॉस्फेयर का पानी एक रख दिया जाए पलड़े पर, तो पानी किसका ज्यादा होगा? एटमॉस्फेयर का। तो पानी है तब पानी को फार्मूला लिखोगे। हर चीज से सही। आपने आग लगाई, ज्यादा पानी निकलने लगा, लेकिन आप ये देख रहे हो कि इसमें ये भी एटम, ये भी एटम, सब एटम तो मौजूद है ना, लेकिन उसमें दूर दूर होगा। उससे तो बड़ा है तो सारी चीजें ना। हाँ जी जी। रेडियो एक्टिव जो है वो एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, यानी एक यही एटम के न्यूक्लियस से रेडिएशन निकल रहा है, इसीलिए रेडियोएक्टिविज्म पर रेडिएशन का पर कोई इम्पैक्ट बाहरी वातावरण का नहीं पड़ेगा, क्योंकि आग जो आपने दी है या कोई भी बाहरी पर्यावरण दिया है, केवल ये पानी, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, लेकिन रेडियो एक्टिविज्म जो है ना लिया, एक एटम है, इस एटम के अंदर से अल्फा बीटा गामा निकल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि रेडियो एक्टिविज्म पर यानी रेडिएशंस का पर कोई भी बाहरी पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत सारे रेडियो एक्टिव जंगल में पड़े हुए, कहीं और पड़े हुए हैं, आग लग जाती है तो बता एटम बम वैसे फूट गया।
अगर इम्पैक्ट आग से होता या प्रेशर टेम्परेचर से होता तो बहुत सारे एटॉमिक बम वैसे ही फूट गए होते। जी सर। लेकिन किसी रेडिएशन जो होता है, किसी न्यूक्लियर जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है, यूरेनियम 200, ये 92, 238 जो है, ये एटम है। इस एटम के बीच से निकल रहा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इसके न्यूक्लियस से निकल रहा है। तो इसका टेम्परेचर प्रेशर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने पानी लिया, पानी को आग में दिया, पानी भाप बना, भाप का भी फार्मूला H2O है और पानी का भी है, केवल उसकी भौतिक दशा में परिवर्तन हुआ है। और रेडियो एक्टिविज्म एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, इस पर किसी भी बाहरी कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पीएचडी का पूछा जाएगा। आदमी क्या मूवमेंट करेगा, मार देगा, जब आग लग गई और बढ़ गया और बढ़ गया, ठीक, ऐसा नहीं। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा? प्लूटोनियम, यूरेनियम। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस की मापन की इकाई, रेडियो एक्टिव प्रदूषण के मापन की इकाई रॉन्सन और रैम भी है, यूनाइट। लिखिए 20 मिली रैम तक का, 20 मिली रैम तक का विकिरण 20 मिली रैम तक का विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता। ठीक है, लिखिए मानव जनित रेडियो धार्मिक प्रदूषण, मानव जनित रेडियो धार्मिक प्रदूषण, जैसे परमाणु रिएक्टर होता है। जी सर। परमाणु रिएक्टर बताओ, न्यूक्लियर फिशन पे काम करेगा, फ्यूजन पे काम करेगा? फ्यूजन पे काम करेगा। आपको बताएं किस पे काम करेगा? संलयन पर नहीं करेगा, विखंडन पर काम करेगा। ठीक है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर से रिसाव, फ्यूजन परमाणु रिएक्टर मानव बनवाता है। जी सर। तो रिसाव हो जाएगा तो मानव जनित होगा कि नहीं होगा? परमाणु रिएक्टरों से रिसाव, नाभिकीय प्रयोग, नॉर्थ कोरिया का प्राणा साहब तुरंत परमाणु विस्फोट कर देगा, क्या नाम है? परमाणु नाभिकीय उपयोग, प्रयोग, औषधि विज्ञान, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, औषधि विज्ञान, परमाणु बम विस्फोट, मनुष्य के द्वारा विविध उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोबाल्ट 60, स्ट्रोंशियम 90, 60 क्या चीज़ है? स्ट्रोंशियम 90,
कोबाल्ट 60 स्ट्रोंशियम कोबाल्ट 60, स्ट्रोम स्ट्रोंशियम हाँ? 32, ये सब बनाए जाते हैं ना इलाज के लिए इत्यादि। ये सब टाइम हो रहा है आए? पढ़ाई हो गया? पढ़ाई तो 2-4 मिनट तक थोड़ा सा प्रकृति जनित, दूसरा लिखे ये मानव जनित था, अब प्रकृति जनित लिखिए। ये मानव जनित था प्रकृति जनित लिखिए। जनित पृथ्वी के गर्भ में दबे, पृथ्वी के गर्भ में दबे रेडियोधर्मी पदार्थ तथा सूर्य के विकिरणों के कारण, सूर्य के विकिरणों के कारण प्रकृतिजन्य रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। पृथ्वी के गर्भ में दबे रेडियोधर्मी पदार्थ तथा सूर्य के विकिरणों के कारण प्राकृतिक जन्म प्राकृतिक जन्म प्रकृति जनित लिखिए। पृथ्वी के गर्भ में दबे रेडियोधर्मी पदार्थ तथा सूर्य के विकिरणों के कारण प्रकृति जन्य रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। सर सूर्य के विकिरणों के कारण जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं वो सूर्य रेडिएशन ही तो है। जी सर यूवी भाई गामा रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है, एक्स रेज आ रही है, ये भी तो आ रही है, वो चीज़ आपको इसलिए बीमारियां होती हैं। बाकी जो कुछ है थोड़ा थोड़ा आपको नोट देना, नॉइज पोल्यूशन का थोड़ा पैरामीटर देना होता है कि फुसफुसाहट जब बोला जाता है तो कितना डेसिबल होता है, जब कोई आवाज़ तेज बोलता है तो कितना होता है, एक शेर की दहाड़ की आवाज़ कितने डेसिबल होता है, ये सब हम एक नोट दे देंगे ठीक है चीज़, उससे अपना आप लोगों को बंद कर दो ठीक है।